अब इस इवोल्यूशन को, विकास को समझने के लिए इवोल्यूशन, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये जो भारत का संविधान बना, ये एक दिन में नहीं बना, ये एक दिन में नहीं बना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्टैटिक नहीं, यानी कि स्टैटिक का मतलब स्थिर नहीं है, ये चलायमान। इसका मतलब ये हो गया कि आज भी संविधान बन रहा है। जैसे जीएसटी मैंने आपको बताई थी, 2017 के पहले था नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? आज वो संविधान में है, इसका मतलब क्या है कि संविधान आज भी बन रहा है, संविधान आज भी बन रहा है। तो यहां पर इस चीज को आपको समझना है कि जो संविधान का विकास हो रहा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और उस इवोल्यूशन में एक प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व विकास, स्वतंत्रता पूर्व, और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात इवन, यानी कि ये जो भारत के संविधान का जो विकास है, ये विकास स्वतंत्रता के पहले भी हुआ और स्वतंत्रता के बाद भी हो रहा है। जो स्वतंत्रता के पहले हुआ उसको दो हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे। जो स्वतंत्रता के पहले जो विकास हुआ उसको हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। एक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और दूसरा संविधान सभा के द्वारा निर्माण, संविधान सभा के द्वारा निर्माण, यानी कि फ्रेमिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फ्रेमिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्माण। इसके साथ साथ इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड करें, चार हेडिंग में टोटल पढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक हेडिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। डिसीजंस, दिए गए निर्णय, डिसीजंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई प्रश्न इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए, नंबर कैसे कटते हैं वो भी मैं यहीं से बता दूं। मैं क्यों इससे शुरू में चार पार्ट में डिवाइड करके मैं बता रहा हूं। जब भी कभी संविधान का, भारत के संविधान का विकास आपसे प्रश्न पूछे तो 90% स्टूडेंट सिर्फ इसको लिखते हैं, 90%, यानी कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण, और इन तीन डायमेंशंस को छोड़ देते हैं।
स्वतंत्रता इसके संविधान सभा के पहले का कार्य, और इसके अलावा इवन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद संविधान संशोधन और डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये एस्पेक्ट छोड़ देते हैं। अब जब हम लिख करके आते हैं आंसर, तो हमें लगता है कि हम तो वास्तव में पूरा सही आंसर लिख करके आए। वास्तव में जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं, लेकिन 3 पहलुओं को छोड़ दिया गया, डायमेंशंस को। मैं सिर्फ यही चीज नहीं, 90% स्टूडेंट और अबाउट 30 to 40% टीचर भी आपको सिर्फ इस डायमेंशन को पढ़ाते हैं, और बाकी के डायमेंशन को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन इस इवोल्यूशन से कोरिलेट नहीं करते, विकास से कोरिलेट नहीं करते, इसके विकास से उसको कनेक्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार शादी करने का अधिकार है, कहीं भी नहीं लिखा। It has nowhere mentioned that every person has the right to marry of his choice। अपनी पसंद के शादी करने का अधिकार संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान। अब दोनों में अंतर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। क्यों? क्योंकि ये चीज किसके द्वारा कही गई है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हर बात उसी तरह है, उसकी वैल्यू है जैसे संविधान में लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हर बात की वैल्यू वही है जो जैसे संविधान की में लिखी गई बातों की वैल्यू है। तो जो संविधान में डायरेक्टली नहीं लिखा गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, इसका मतलब वो संविधान में है। तो अब यदि आप सिर्फ इस चीज को लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप संविधान के कई प्रावधान आप छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज कि सिर्फ इस चीज को लिखेंगे तो हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ तो 1950 में, उसको आज तक 106 बार परिवर्तित किया जा चुका है। और यदि सिर्फ इस चीज को लिख रहे हैं इसका मतलब इसको भी छोड़ रहे हैं आप। 106 बार जो परिवर्तन हुआ उसको भी आप छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक पूरा आंसर, परफेक्ट आंसर विकास का कब बनेगा? जब इन चारों पहलुओं को आप कवर करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप चीजों को पढ़ें, एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में बना ले। 90% स्टूडेंट इसको सिर्फ लिख करके आते हैं, एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। तो शुरू में मैं इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जब इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट हेडिंग यहां पर भी आ जाता। आपके सिलेबस में भी यदि आप देखिए तो सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग लिखा हुआ है। उसके आगे की लाइन क्या है? अब सिलेबस आप लोग धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए। मुझे तो पता है, पर मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। संवैधानिक विकास, इवोल्यूशन ही लिखा हुआ है ना। अब सिलेबस देखने से तो ये पता चलता है कि भैया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग अलग चीज है और विकास अलग चीज है, लेकिन मैंने आपको कनेक्ट कर दिया, दे आर कोरिलेटेड। विकास में ही संवैधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग उस विकास का हिस्सा, उसी विकास का हिस्सा। तो ये अब जो हम पढ़ेंगे, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी लिमिटेड पढ़ाऊंगा, सीमित। वैसे मेरे ख्याल से जो हिस्ट्री अभी पढ़े हुए हैं वो शायद इसको पढ़ चुके होंगे। हिस्ट्री में वो एक्ट वगैरह पढ़े हैं? पढ़ा है मैडम ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पढ़ा है ना? ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ा उनको पढ़ाएंगे दोबारा हिस्ट्री क्लासेस, जिसकी नहीं हुई है उनके लिए। तो ये पार्ट विशेषकर वैसे इतिहास का ही है। जो पॉलिटी का है वो भी हमें पढ़ना है, बट अभी मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। अभी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? उसका कारण ये है कि मैं चीजें तो पढ़ा तो दूंगा लेकिन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए हमें पहले संविधान पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा। हालांकि पढ़ना पहले चाहिए, पर पढ़ना पहले तो चाहिए लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये पार्ट अभी कोरिलेट करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सामान्य परिचय नहीं दूंगा, इसका सामान्य इंट्रोडक्शन दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है वहां पर। इसके बाद इस पार्ट को डिस्कस करेंगे
और इस पार्ट को डिस्कस करने के बाद ये जो आपका हिस्सा है, ये हिस्सा जब हम लगातार कंटिन्यू कॉन्सेप्ट अपने जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लगातार कंटिन्यू हम अपने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चेयर्स खाली हैं, देख लीजिए सर एक बार। अदरवाइज चेयर यहाँ रख दीजिए, ये इसमें बैठ जाए और साथ में बैठना हो तो फिर वहीं बैठ जाए। ये वाला हिस्सा जो है, जब हम पूरा संविधान पढ़ेंगे तो बीच बीच में अपने आप आता रहेगा, अपने आप मींस इनका जिक्र अपने आप होता रहेगा कि संविधान में इस पार्ट में ये संशोधन हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट में इस संबंधित ये निर्णय दिया। तो आप जब लास्ट में पूरा संविधान हम पढ़ लेंगे, पूरा संविधान हम जब पढ़ लेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप विकास पूरा पढ़ पाएंगे। और विकास यही चीज है शुरू से लेकर के अंत तक, विकास तो यही। तो हम शुरू यहां से करेंगे, ये अधूरा करेंगे, ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको पूरा करेंगे अभी। और ये विभिन्न संविधान की जब हर क्लास होगी, हर जगह जिक्र होगा, हर क्लास में कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा, तो अपने आप वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। लेकिन जब भी विकास से संबंधित कोई बात आए तो ध्यान रखिएगा चारों पहलुओं को हमें डिस्कस करना होगा। अब सबसे पहले जो संविधान के विकास का पॉइंट हमने लिखा है, उसमें सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यानी कि संवैधानिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसको आप कह सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोग किसी टॉपर से बात करते हैं, उस दिन भी मैंने पूछा, वहां पे था सेमिनार में, हर जगह सेमिनार में यही होता है। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, उससे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो क्या पूछते हैं, वो तो पहली चीज तो अपनी स्टेट की रणनीति बताता ही है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका मतलब बैकग्राउंड, आप स्कूलिंग, आपके कॉलेज, आपका मीन्स कहाँ से थे, कैसे थे। इससे क्यों पूछता है वो स्टूडेंट? ऐसा क्यों पूछता? आप लोगों को क्या लगता है क्यों पूछा जाता है? उसके इसका मतलब क्या, आप उसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उस बैकग्राउंड से आप लोग भी, कई लोग शॉर्ट्स आजकल बड़े आते हैं, उसमें आप देखते हैं और फिर आप जज करते हैं कि उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ऐसा जज करते हैं ना, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, और किसी किसी का सिक्स्थ अटेम्प्ट में भी निकलता है। आज तो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं अब जनरल कैटेगरी को, हमारे समय में 4 ही मिलते थे, 2 अटेम्प्ट बढ़ाए गए थे। कब? उसमें राहुल गांधी जी की बड़ी मेहरबानी। जब 2014 में उनकी सरकार जाने वाली थी, उसके पहले जाते जाते वो 2 अटेम्प्ट बढ़ा करके गए। वास्तव में उसमें राहुल गांधी जी का योगदान, हालांकि राहुल गांधी सरकार में नहीं थे, लेकिन उस समय उनकी इच्छा ही सरकार थी, समझ रहे हैं, उनकी इच्छा ही सरकार थी। तो राहुल गांधी जी का उसमें वास्तव में बड़ा योगदान है 2 अटेम्प्ट बढ़ाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो माँ की प्रोटेस्ट था वो राहुल गांधी के घर के सामने होता था। और ये आंखों देखी घटना है कि राहुल गांधी जी आए सुबह सुबह, और बच्चे तो प्रोटेस्ट, दिल्ली में मुखर्जी नगर में बच्चे सिर्फ यही नहीं करते, प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनको लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है तो प्रोटेस्ट करते हैं। तो राहुल गांधी जी के यहाँ सुबह सुबह बच्चे पहुंच गए। राहुल गांधी जी कहीं गए हुए थे, सुबह सुबह आए तो पता चला उनके घर के सामने तो बच्चे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट हाय हाय कर रहे हैं। तो गए होंगे अंदर कि भाई ये क्या है, कौन लोग हैं, उन्होंने पूछा होगा, बताया होगा कि भाई ये यूपीएससी वाले हैं। क्या मालूम उनको पता था कि नहीं पता, हमें नहीं पता कि यूपीएससी के बारे में जानते कि नहीं, पर इतना तो जानते हैं कि इससे ब्यूरोक्रेट बनते होंगे। राहुल गांधी जी आए, बाहर आए, उन्होंने कहा क्या समस्या है आप लोगों की? बोले
ऐसा है कि 2011 में हम पैटर्न चेंज हुआ था, आप लोगों को शायद सी सेट 2011 में ही आया है। जो आप सेकंड पेपर पढ़ते हैं ना, मैथ, रीजनिंग, एक्सेल, उस समय इंग्लिश भी शुरू में आई थी। उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। नया पैटर्न आ गया तो नए बच्चे फायदा उठा रहे थे, पुराने बच्चे नुकसान। उस समय ऑप्शनल प्री में होता था। आज जो आप मेंस में ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, उस समय प्री में भी एक ऑप्शनल होता था, सी साइड का पेपर नहीं होता था। और मेंस में 2 ऑप्शनल होते थे, 2 4 पेपर होते थे। अब तो एक ही ऑप्शनल है। हाँ, 2 ऑप्शनल होते थे, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। उस समय 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर होते थे, मतलब हर सब्जेक्ट का ऑप्शनल का 2 पेपर, तो 2 ऑप्शनल मतलब 4 पेपर हो गए। और एथिक्स नहीं होता था उस समय, एथिक्स का पेपर नहीं होता था। और प्री में भी ऑप्शनल होता था, सी सेट के स्थान पर एक ऑप्शनल लेना होता था, कोई भी ऑप्शन लेना। तो बहुत मेजर परिवर्तन हुए थे उस समय। तो जो पुराने ट्रेडिशनल बच्चे थे, जिनको 2010 तक उनकी अपनी अलग तैयारी होती थी, वो नए पैटर्न को एडॉप्ट नहीं कर पाए, फेल हो जाते थे, उनके अटेम्प्ट चले गए। तो उसमें गए थे कि ये पैटर्न चेंज हुआ, हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। लड़कों ने भी सोचा अभी चुनाव है, माहौल है, मांग की जाए। बच्चे बैठे हुए थे, राहुल गांधी जी बच्चों से थोड़ी चर्चा किए। फिर चर्चा करने के बाद हमें नहीं पता उनको क्या समझ में आया, 2 मिनट में हुआ। अंदर गए, 2 मिनट में वास्तव में बाहर आए। बोले हो गया काम तुम लोगों का। बच्चों ने कहा भैया हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें आदेश चाहिए, ऐसे थोड़ी मुंह से तो आप कुछ भी बोलते रहते हो। नेता हैं, वास्तव में बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, क्या घोषणाएं पूरी हो पाती हैं? तो हम सबको ये लगा कि भाई ये जो कह रहे हैं घर जाने के बाद क्या पता भूल जाएं। तो उन्होंने इस चीज को अश्योर किया कि भाई आपके घर पहुंचते पहुंचते वेबसाइट में ऑर्डर मिल जाएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ कि 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट। तो आज जो 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, हालांकि अब सरकार या ब्यूरोक्रेट जो है उनकी मांग ये हो रही है कि अटेम्प्ट कम कर दिए जाएं। डिमांड यही हो रही, बच्चों की डिमांड नहीं है, पर जो जितनी भी कमेटी बनती है वो सजेस्ट करती है कि अटेम्प्ट कम कर दिए जाएं, एज भी कम कर दी जाए। अभी कितनी है, 32 है ना सामान्य की, पहले 30 ही हुआ करती थी। तो 2 अटेम्प्ट बढ़े तो 32 हो गई, क्योंकि अटेम्प्ट तो बढ़ा देते, पर 2 बच्चे ओवर एज हो गए थे तो वो क्या करते, तो एज भी बढ़ाई गई साथ में। तो जो हम चर्चा कर रहे थे, क्या भूल गया मैं, मेन मुद्दा ही भूल गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप उनका बैकग्राउंड जानते हो। तो कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि और उसकी पृष्ठभूमि में अंतर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला तो आपका निकल जाए, या किसी का 6th अटेम्प्ट में निकला तो आपका भी 6th अटेम्प्ट में ही निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल नहीं सकता है। मेरे बैच की एक अभी एमपी में कलेक्टर है, 3 अटेम्प्ट, उस समय 4 अटेम्प्ट होते, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं निकला, और लास्ट अटेम्प्ट में 50th रैंक, 50वीं रैंक आई है डायरेक्टली। तो अब ऐसा नहीं है, अब उसका देखा जाए तो लास्ट अटेम्प्ट, लेकिन किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। तो सबका, इसका मतलब कि सबकी परिस्थितियां, सबका बैकग्राउंड एक समान नहीं होता है। आप कोई 21 में सेलेक्ट हो जाता है, आप 21 में जानते ही हैं कि यूपीएससी की कोई परीक्षा होती है। रोमन सैनी को जानते हैं आप लोग? हाँ वही रोमन सैनी, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर, मात्र 21 साल में। लेकिन अब उससे तुलना आप खुद को नहीं कर सकते। एम्स जानते हैं ना, अब तो एम्स लगभग हर जगह हो गए, उस समय एक ही एम्स हुआ करता था, दिल्ली। एम्स से पढ़ा हुआ डॉक्टर, एम्स से पढ़ा हुआ डॉक्टर, और वो डॉक्टर यूपीएससी की तैयारी करता है, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनता है, 18वीं रैंक आती है, जो ट्रेनिंग करता है, ज्वाइनिंग लेता है, एडीएम बनता है। एडीएम जबलपुर थे, और उसी समय विद इन 1 ईयर रिजाइन मारता है, विद इन 1 ईयर रिजाइन मारता है, और रिजाइन मार करके एक टेक कंपनी खोलता है, आज 28,000 करोड़ की कंपनी। तो देखिए डेस्टिनी कोई किस, अब क्या उसने ऐसा किया आप आईएएस बन जाएंगे, जरूरी कि आपकी 28,000 करोड़ की कंपनी बन जाएगी? सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है।
उसने 21 साल में किया, जरूरी नहीं कि आप 21 साल में करें, कोशिश करनी चाहिए। अब आप 21 साल में जाने ही हैं कि भाई ऐसी कोई तैयारी होती है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो बैकग्राउंड जानना आवश्यक होता है कि आप अपने बैकग्राउंड को भी समझिए। हम जिन परिस्थितियों में भारत का संविधान बना, उसके पीछे को भी आपको समझना होगा, उसके बैकग्राउंड को भी समझना होगा कि कैसे बना भारत का संविधान, किन परिस्थितियों में बना और किन्होंने, क्या हम पूरी तरह से अधिकृत थे या नहीं, इन चीजों को भी समझना हो। और क्यों, मैंने एक दिन बताई थी, आप किसी ने उस दिन पूछा था कि हमारे यहाँ पर 2 प्रमुख क्यों, पूछा था ना किसी ने, एक रियल हेड और एक नॉमिनल हेड, किसी ने पूछा था, ऐसा था। तो मैंने आपको एक चीज कही थी, बहुत सारी चीजें हम क्यों, ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि 200 वर्षों का शासन उनका था और उसी की हमको आदत पड़ी हुई, तो जैसा उनके यहां था वैसा ही हमने एडॉप्ट कर लिया, थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ, विद माइनर मॉडिफिकेशन, वैसा ही हमने एडॉप्ट कर लिया उस चीज को। तो पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज के फीचर को डिटरमाइन करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण उस चीज को समझना। तो इसीलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य विशेष रूप से क्या है, हम यदि थोड़ा सा आदि काल से शुरू करें, हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ये तो सब जानते होंगे। भारत के इतिहास को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, ये आप बताएंगे, मैं नहीं। प्राचीन भारत मींस मानव की उत्पत्ति से लेकर के, और यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री कब तक, हाँ 1200 तक, पक्का 1200 क्या, एडी, एडी मींस, एडी का फुल फॉर्म, ठीक। इसके बाद मध्य भारत या मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। आप लोग तो आज इतना भी जान रहे हैं, जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो मुझे नहीं पता था कि इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। और ये यकीन मानिए, लगभग 1 महीने में हिस्ट्री मैंने पढ़ ली, तब मुझे पता चला कि इतिहास 3 भागों में है। क्योंकि मैंने बताया था एक दिन कि मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो में से ही उबर नहीं पाया था, ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, तो इतना भी जानते हैं कम से कम तैयारी के। अब ये कहां से कहां तक, हाँ 1750, चलिए आपकी इच्छा लिख देता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार, हालांकि ऑब्वियसली 1773 तक इसे ले जाना चाहिए, बट ठीक है, इतिहास यही मानता है 1707 औरंगजेब, यही ना, हाँ ठीक है, पॉलिटी के हिसाब से मैं 1773 तक इसे ले जाता हूँ, बट इसके बाद 1707 से लेकर के अब तक। हालांकि ये 1707 भी थोड़ा सा अभी क्यों है, मैं उसका डिस्कस करूंगा। पहले हमें इससे इतिहास में आप पढ़ेंगे, इसको भी आप इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समय आपको लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में लेकर 17वीं शताब्दी में आपको कहूंगा विशेष है, 17वीं शताब्दी। यहाँ पर इस समय बीच में किसका शासन रहा होगा, हमारे किस डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी का, मुगल राजवंश का शासन, किसका शासन हुआ करता था। और मुगल राजवंश के समय ही, उस समय यूरोप में एक परिवर्तन हो रहा था, यूरोप भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। अब कौन सा परिवर्तन, पुनर्जागरण प्लस एक और चीज, औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या हुआ कि उद्योग, हम जो चीज पहले हाथ से बनाते थे उसके लिए मशीन्स आ रही हैं, उसके लिए मशीन्स आ रही हैं, तो जो काम हम पहले अभी जैसे हम लोग, आप लोगों को पता होगा रस्सियां जो बनती थी पहले हाथ से बनाई जाती थी, इवन मुझे याद भी आती है रस्सी हाथ से बनाना, लेकिन अब आप जब रास्ते से आ रहे होंगे तो वहां पे एक फैक्ट्री है रस्सी बनाने की है, वो रस्सी बनाने की है, तो जो रस्सी वहां पर एक दिन में बनती है उतनी रस्सी शायद साल भर में भी ना बन पाती हाथ से, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है।
तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं थी। तो मशीनीकरण से क्या हुआ, तो उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादन को यूज करने वाले लोग भी तो हों। प्रोडक्शन तो हम बढ़ा लेंगे, बट यूज कौन करेगा? ठीक है, यूरोप की जितनी भी पॉपुलेशन है उनको दी जाए, लेकिन उसमें भी एक सेचुरेशन आएगा। सेचुरेशन का मतलब क्या? संतृप्त अवस्था, कि भैया जैसे चूना, आप लोग देखें कभी चूना तंबाकू खाए हैं? चूना देखे होंगे। आप कभी उसमें पानी डालिएगा, पानी डालने जैसे ही पानी डालते हैं तो अचानक से ऐसा हो लगता है, लेकिन थोड़ी देर तक डालते रहें फिर तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब संतृप्त हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। वैसा ही सेम यूरोप में भी हुआ। यूरोप में प्रोडक्शन हो रहा था, लोगों ने मशीन का, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट थे उनका यूज करना शुरू किया, और यूज करना शुरू किया, लेकिन उसमें एक दिन सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन का मतलब अब मार्केट खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो जब खरीदने वाला कोई नहीं है तो अब सवाल ये उठता है कि फिर नए लोग चाहिए। जैसे आजकल, आज वर्तमान में हर देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रहा है, अफ्रीकी देशों की ओर। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्थिति उस समय थी वह वर्तमान में अफ्रीका वो मार्केट है। हमारे यहाँ के बहुत से लोग हैं पंजाबी, जो जाकर के किसानी करने लग गए हैं अफ्रीकी देशों में। उन्हें पता है आगे वही है, मार्केट यही है। तो अब वहां पर जब सैचुरेशन आया तो यूरोपीय कंपनियां कहां पर, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुई व्यापार करने के लिए, कि भाई हम इस देश में जाएं, इस देश में जाएं। अलग अलग डच कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां, पुर्तगाली, सब इन लोगों ने अलग अलग देशों में जाना शुरू किया कि भैया हमें व्यापार को बढ़ाना है। और उसमें से कई कंपनियां भारत भी आई। जब भारत आई तो यहां पर तो हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, छोटे मझोले उद्योग, हस्तशिल्प। लेकिन मशीन का जो प्रोडक्ट है और जो हाथ का प्रोडक्ट है, सफाई तो मशीन में ज्यादा होगी। हम में से 90% सिर्फ ज्यादातर मशीन के प्रोडक्ट पहने हुए हैं। आप लोगों ने जितने कपड़े पहने हुए हैं, क्या किसी टेलर से सिलवाया है? 90% की बात कर रहा हूं, 10% सिलवाए होंगे। 90% रेडीमेड, रेडीमेड ही खरीदा है ना। इसका मतलब क्या है कि आप मशीन्स के प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए हैं? हाथ वाले। अच्छा, खादी उद्योग के कपड़े पहनते हैं आप लोग? कितने लोग पहनते हैं? बस 3 लोग। हमेशा क्यों नहीं पहनते खादी उद्योग? बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। आप गर्मी में पहनिए, गर्मी लग जाए तो बताइएगा। यदि खादी का है तो नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि देख महंगे के साथ साथ देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। उसमें समझ में आ जाता है कि ये भैया पुराने स्टाइल का है, ये पुराने मॉडल का है। तो आपको लोग जज, आपको क्या लगता है कि हमें लोग जज करेंगे? ये भी पुराने मॉडल का है, कपड़ों से जज करने लग जाते हैं। और वास्तव में हमारे यहाँ पर है भी, जो दिखता है वही बिकता है, दिखावटी हर जगह वही चीज हो गई। तो मशीन मेड प्रोडक्ट जो हैं वो बेहतर होते थे, और मशीन मेड प्रोडक्ट होने के कारण लोग उनको खरीदना शुरू किए। लेकिन अब व्यापारिक जो कंपनियां थी, जो यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी, जो मर्केंटाइज कंपनीज थी, वो यहाँ पर आकर के व्यापार कैसे करेगी? ऑब्वियसली जब कोई बाहर से हमारे घर पर आएगा तो बिना परमिशन के तो प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि उन व्यापारिक कंपनियों ने हमारे देश के उस समय के जो राजवंश से जो राजा थे उनसे परमिशन ली, उनसे परमिशन ली। तो परमिशन जब ली तो शुरुआत में ठीक है, सबको अच्छा लगा, परमिशन दे दी गई। लेकिन जब परमिशन दे दी गई उसके कुछ समय बाद हमारे देश की सरकारें या जो उस समय के राजवंश थे उनको ये महसूस होने लग गया, हमारे देश के जो लोग थे, कि भैया ये तो हमारे लिए खतरा उत्पन्न करे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो व्यापारी थे उनके प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं। तो जब हमारे देश के व्यापारियों को नुकसान होने लग गया तो उन्होंने क्या किया? फिर राजा से, भाई अपने राजा से कहेंगे, किसको दोषी ठहराएंगे? उन कंपनियों को नहीं, राजा को, कि भाई परमिशन आपने क्यों दी, ये तो हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो फिर राजा को भी महसूस होने लग गया। अब कंपनियों के लिए जब राजा, फिर यहाँ के राजवंश धीरे धीरे उन पर थोड़ी बहुत प्रतिबंध लगाना
शर्तें निर्धारित करने लगे कि भाई इस शर्त पर आप व्यापार करेंगे, यहाँ पर इस शर्त पर व्यापार करेंगे। लेकिन किसी भी के लिए भी जब आवश्यकता से अधिक शर्त लगा दी जाए तो फिर वो अपने आप को असहज महसूस करने लगता है कि भैया ऐसे में तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर पॉसिबिलिटी है, दो चीजों में हो सकती है, दो तरह से। एक तो ये है कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लो, यही हो सकता है परमिशन, और दूसरा क्या है, जबरदस्ती। जिससे परमिशन लेनी है हम परमिशन देने वाले ही बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सत्ता से, शासन से परमिशन लेनी है, तो या तो सत्ता के सामने हम झुक जाएं और या तो सत्ता को ही हथिया लें, पावर ही ग्रैस्प कर लें, हम उस पावर को ही ले लें। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही किया। मुगल एम्पायर था, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हुआ। जो पोस्ट मुगल एम्पायर के शासक थे, धीरे धीरे उनको तोड़ने का प्रयास किया, धीरे धीरे उन्होंने शासन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और आपको पता होगा कि दो महत्वपूर्ण बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, एक बैटल ऑफ प्लासी, जिनको नहीं पता होगा घबराएंगे नहीं कि बाकी लोगों को क्यों पता है, उन्होंने पहले पढ़ लिया होगा इसलिए पता है, अब आगे से आपको भी पता चलेगा। बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी की लड़ाई 1757। इसमें एक हिस्ट्री में एक स्टेटमेंट है, यदुनाथ सरकार एक हिस्टोरियन है, और उन्होंने इनका स्टेटमेंट है कि 23 जून 1757 की मध्य रात्रि 23 जून 1757 की रात्रि के मध्य युग का, मध्यकालीन युग का अंत और आधुनिक भारत का उदय होता है। तो इसका मतलब वैसे तो 1707 हम औरंगजेब की मृत्यु को ले रहे हैं, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, वो एक निर्णायक युद्ध तो नहीं पर लगभग निर्णायक था। प्लासी क्या है? प्लासी जगह का नाम है, कहां पर है? बंगाल में। तो बैटल ऑफ प्लासी, और इसके बाद एक और युद्ध हुआ जो कि माना जाता है डिसिसिव युद्ध, निर्णायक युद्ध, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर कहां है? हाँ? पक्का? आपके यहां से कितना दूर होगा? हाँ, लगभग इतना होगा। तो मुझे भी नहीं पता था, अभी मैं लास्ट मंथ ही आया था एक बार रात में, इसलिए मुझे पता है। नहीं, पंजाबी आती तो नहीं है पर समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। देख, हाँ, पंजाब से यूपीएससी का प्रश्न नहीं है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। कभी आपस में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। गेस किया है? अच्छा, यूपीएससी के क्वेश्चन भी गेस कर दिया करिए, मुझे भी बता दिया करिए, ये आएगा तो मैं बच्चों को बता दिया करिए। एनीवे, ठीक है। तो 1764 बैटल ऑफ बक्सर, डिसिसिव बैटल, और इसके बाद वास्तव में यहाँ के जो राजवंश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना सत्ता अपने हाथों में ले लेती। बट जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह रहे हैं, वो एक्चुअल में यहां पर व्यापार करने के लिए अपने देश की सरकार से परमिशन लेकर के आई थी कि हमें व्यापार करना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम यहां पर व्यापार करेंगे। व्यापारिक कंपनी थी, एक मर्केंडाइज कंपनी थी, इकोनॉमिक बेसिस के लिए यहां पर आई हुई थी, और वो पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं थी। लेकिन पॉलिटिकल पावर परिस्थितियों ने बना दिया, या आप कह सकते हैं कि हो सकता है इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव उनका यही रहा हो, बट जो देखने में लगता है कि व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां बनती गई, वैसे वैसे उन्होंने पावर भी हाथ में अपने ले ली। लेकिन यहां पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए यह आवश्यक था कि भाई एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार की परमिशन के साथ अपने देश यहां पर आई थी, हमारे देश में ब्रिटिश सरकार की परमिशन के साथ, उसको यहां रूल करने के लिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप अपने देश से किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। लेकिन यदि आपको शासन करना है तो ब्रिटेन की सरकार से परमिशन आपको देनी। एक कंपनी को रूल करना है, समझिएगा, वो एक कंपनी थी, तो कंपनी को रूल करने के लिए आवश्यक था कि ब्रिटेन की सरकार से परमिशन ले, और वही हुआ 1773 में, 1773 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है
वो एक इकोनॉमिक कंपनी को पॉलिटिकल पावर भी प्रोवाइड कर देती है कि आप शासन करिए। लेकिन शासन की सीमा कौन निर्धारित करेगा? हम, यानी कि ब्रिटेन की सरकार। शासन करेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम यहां से लेंगे। ये तो एक बैकग्राउंड में था, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप लोग। इवन 1747 तक, 1947 तक आप हिस्ट्री में ही विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। उसी बैकग्राउंड में मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। जो ब्रिटेन का शासन था विशेष रूप से, या नहीं, उसको सीधे सीधे मैं ब्रिटिश शासन लिख रहा हूं, ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में, एक पार्ट जो है 1700, अभी मैंने क्या कहा आपको, 1773। और मैंने आपको एक चीज बताई कि 1773 में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन की सरकार एक कानून बनाती है। और उस कानून के बाद, कानून का मतलब क्या, शर्तें निर्धारित करती है कि भाई इस अनुसार आप भारत में शासन करेंगे। और वो जो 1773 में पहला कानून था, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। इसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक शक्तियों के साथ साथ राजनीतिक शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। मींस पॉलिटिकल पावर हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद इकोनॉमिक पावर, कि आप व्यापार भी करिए और आप शासन भी करिए। तो अब स्वतंत्र तरीके से शासन करेंगे, अब कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि खुद मालिक हो गए, तो अपने अनुसार ये शासन करेंगे। इसके बाद अच्छा, अब ये जो चीजें हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, इससे तो पॉलिटिकल पावर मिल गई। लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारा जो संविधान है वो स्टैटिक नहीं, उसमें परिवर्तन हुआ है आज तक कितनी बार, 106 बार। परिवर्तन क्यों किया गया? समय के साथ आवश्यकता बढ़ी, समय के साथ चीजें जैसे आवश्यक होती गई, वैसे वैसे हमने परिवर्तन किया। तो जो ये परमिशन मिली 1773 में, ये शर्तें जो लगाई गई, इनमें भी समय के साथ परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन ये परिवर्तन करेगा कौन? ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद वहां की, कि भाई इन शर्तों के अनुसार आप वहां पर शासन करेंगे। तो इसमें समय समय के साथ परिवर्तन भी किया गया, और उनका जो कानून बने, उन कानूनों का नाम भी अलग अलग होता गया। अब वो कानून इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कानून अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उनके अंदर क्या था। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि वो चीजें पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पॉलिटी के जो शब्द हैं उनसे आप अभी वाकिफ नहीं हुए। मैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर आपको बता दूं, द्विसदनात्मक विधायिका बता दूं, अब आपको पता ही नहीं है द्विसदनात्मक विधायिका होती क्या है, तो फिर उसका बताने का मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए पॉलिटी जब पूरी हम पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत या कोई भी आप बुक पढ़ते हैं या कहीं भी पॉलिटी के नोट्स पढ़ते हैं, उसमें जो चीजें शुरू में दी गई हैं वो मेरी लास्ट क्लास में होगा। जो चीजें शुरू में दी गई हैं बिल्कुल लास्ट क्लास में होगा मेरे, क्योंकि उसका कारण है, उसका साइंटिफिक रीजन की वजह से मैं उसको लास्ट में पढ़ाता हूं, क्योंकि चीजों से पहले आप वाकिफ हो जाएं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक अधिनियम बना, जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो बताएं। उसके पहले एक और बना, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या, 1881 का, ओ सॉरी, पक्का, अमेंडिंग एक्ट। या इसको एक और चीज कही जाती है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एनीवे, आप अमेंडिंग एक्ट ही लिखेंगे। अमेंडिंग एक्ट, बहुत ज्यादा आपको अभी कंफ्यूजन में नहीं डालना है। अमेंडिंग एक्ट 1780। इसके बाद क्विट्स इंडिया एक्ट,
1784। फिर इसके बाद फिर इसके बाद यही है। इसके बाद इसका मतलब तो आप लोग समझ गए ना, सेम, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो आप कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं, पर कभी भी आंसर्स में ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। कभी भी आंसर में ऐसा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, वैसा नहीं करना है, नहीं वैसा नंबर भी मिलेगा। 1853। इसके बाद हम इधर को रोक देंगे। अब उसका कारण क्या मैं बता रहा हूं। एक्चुअली आप देखिए यहाँ पर लगभग 20-20 साल में परिवर्तन हो रहा था। लगभग जो कानून बनाया जाता था कि भैया अगले 20 साल के लिए है ये, 1853 के बाद भी ऐसा था कि 20 साल के बाद, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित हो गई। 1885 में ये कितना लिखा, 1853, 1885 इसके आगे है। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं क्रांति हुई थी हमारे देश में, 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति का निहितार्थ का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है। 1857 की क्रांति ये दर्शाती है कि शुरुआत में तो भारत के लोग इतने यूनिफाइड नहीं थे। यूनिफाइड मतलब उनमें एकता नहीं थी। उसका कारण भी है कि भाई छोटे छोटे राज्य थे अलग अलग, और राजा राजवंश होते थे। ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, एक कॉमन चीज, वैसे जैसे अमेरिका में हमने डिस्कस किया, सबको यूनाइट, क्योंकि दुश्मन सबका एक ही, तो दुश्मन एक होने के कारण सब एक हो गए। और शासन भी एक था। पहले छोटे छोटे राजवंश थे, धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, सबको अपने में मिला लिया, तो शासन भी एक हो गया, सब एक ही शासन के अंडर में हो गए सारे के सारे। तो ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे भारत के लोगों को यह एहसास होने लग गया कि भैया ये हमारे शासक नहीं हो सकते, ये तो विदेशी शासक है, ये फॉरेन रूलर्स हैं, ये हमारे शासक नहीं है, ये इंडिजीनियस पीपल नहीं है। और इसलिए दे आर नॉट वर्किंग और गवर्निंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अवर्स, हमारे लिए शासन नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपना हित फुलफिल कर रहे हैं। और अपना हित क्या है, मार्केट, प्रमुख रूप से यहां से कमाई। आप एक हिस्ट्री में एक और चीज पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत, कि भैया वो यहां पर थे और यहां से कमा करके कहां ले जा रहे थे, ब्रिटेन में लेकर के। इसका मतलब यह है कि प्रमुख उद्देश्य उनका क्या है, ये प्रमुख उद्देश्य ये है कि अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओन इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, यानी कि यहां के लोगों का शोषण। तो वो क्या करते थे, हमारे यहां पर इंडस्ट्री भी ओपन नहीं करते थे, इंडस्ट्रीज वहीं पर लोकेटेड थी, हमारे यहां से कच्चा माल ले जाते थे और पका हुआ माल ला करके बेचते थे। और इवन रेलवे का भी विकास, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, 1853 में। रेलवे का विकास का उद्देश्य भी वही था क्या, ज्यादातर रेलवे का जो अंग्रेजों के समय पे जो जाल बिछाया गया वो वहीं पर था जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, जहां पर कोयला वगैरह होता था, उसको इधर से उधर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो करते थे। तो भारत के लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया था कि भैया ये हमारे काम के व्यक्ति नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट के लिए। और ये 1857 उसकी परिणति हुई, रिजल्टेंट ये हुआ कि 1857 के भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रकार से क्रांति छेड़ दी, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब, क्रांति का मतलब क्या होता है,
जब कोई भी चीज अचानक से, तेज गति से और भारी मात्रा में होती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रांति या रिवॉल्यूशन। भारत के लोग सब इकट्ठे हो गए, हर जगह अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बच गया। तो 1857 की जो क्रांति हुई उससे ब्रिटेन की सरकार को एक अंदेशा हो गया या संदेश आप कह सकते हैं, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि भैया 1773 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने परमिशन दी थी कि आप वहां पर रूल करिए, आप शासन करिए, और 1757 आ गया। अब ये महसूस होने लग गया ब्रिटेन की सरकार को कि अब वहां के जो लोग हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, अब भारत में शासन करने के लायक नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को ये संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि क्रांति हो गई। तो उनको ये लगा कि भाई ये क्रांति कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों को संभालने में ये काबिल नहीं है। और अल्टीमेटली देखिए, सरकार परमिशन ब्रिटेन के ही देती थी, अल्टीमेट मालिक वही थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो शासन नहीं करते थे। वो परमिशन किसको दे के रखी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जब 1757 में ब्रिटेन की सरकार को ऐसा लगा तो 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि भैया आप लायक नहीं हैं, अब जो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन कर रहे थे अब हम प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। और इसीलिए ये जो शासन है यहाँ पर 1773 से जो शुरुआत हमने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, 1773 से लेकर के 1858 आप 1858 और इसका यानी कि यहां पर जो शासन रहा 1773 से लेकर के 1858 तक, ये किसका शासन था? कंपनी का शासन। कंपनी का शासन, कंपनी रूल। कंपनी का शासन, कंपनी रूल। ठीक है। और अब अच्छा, ब्रिटिश रूल तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ब्रिटिश रूल में भी ये आएगा, लेकिन अब जो है, अब यहां पर ब्रिटिश रूल भी दो नेचर का हो गया, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष हमने यहां पर लिख लिया, 1773 से शुरू होता है और 1858 तक ये कार्य करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो यहां पर शासन करती है वो हमें कंपनी के अधिकारी दिखते हैं। ठीक है। अब लेकिन 1858 में एक अधिनियम पारित होता है 1858 में, और उसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। या 1858 का अधिनियम भी कहा जाता है। और 1858 में एक अधिनियम पारित होता है और उस अधिनियम के माध्यम से ये कहा जाता है कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी। तो अब कौन करेगा? ब्रिटेन की सरकार। लेकिन ब्रिटेन की सरकार का मतलब क्या हुआ? किसके नाम से? हमारे यहाँ पर कोई भी निर्णय देश में किसके नाम से लिया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। लेता कौन है? लेकिन नाम किसका लगता है? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार ब्रिटेन में कि किसका शासन? क्राउन। यानी कि क्राउन का मतलब क्या हो गया? राजशाही है वहां पर, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। तो राजा क्या पहनते थे? मुकुट। और मुकुट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्राउन या ताज हिंदी में कहा जाता है, मुकुट। तो इसलिए सिंबॉलिकली क्या कहा गया कि ताज का शासन। ताज किसके ऊपर होगा? अब वो उसी खानदान में चलता रहेगा, जो जैसे मरता जाएगा उसका बेटा बनता जाएगा, वैसा ही हुआ। तो ताज का शासन सिंबॉलिकली, तो ये शुरुआत होती है 1858 में किस शासन की? ताज के शासन की, क्राउन रूल, ताज का शासन, क्राउन रूल, CROWN क्राउन रूल।
लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से भी शासन करेगी, तो सरकार के लिए व्यवस्था कौन निर्धारित करता है? हमारे देश में सरकार चलती है, व्यवस्था कौन बनाता है? विधायिका, पार्लियामेंट। मिस ऐसे अपनी मर्जी से तो नहीं चलती, विधायिका जो कानून बनाती है। तो इसका मतलब यह है कि यदि ब्रिटेन की सरकार यहाँ शासन भी करेगी तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद, विधायिका। तो कानून तब भी बनते थे, कानून तब भी बनते थे, बस ये था कि हमारे देश में कोई विधायिका अपनी नहीं थी। कौन थे? विदेशी। वहां पे हमारे लोग नहीं होते थे, ब्रिटेन के लोग ही होते थे। तो वो अपनी इच्छा स्वाभाविक रूप से अपना हित चाहेंगे कि हमारे देश का हित हो। वो कौन सा चाहेंगे कि भारत का हित हो? ऐसा तो नहीं चाहेंगे। तो मिस इसका मतलब यह है कि कानून तो तब भी पारित होती है और समय के साथ उसमें भी परिवर्तन किया गया। अब ये जो 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ था, इसमें से प्रमुख रूप से यही था, ये शासन एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंप दिया जाए। लेकिन अब आगे शासन कैसे चलेगा, उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया 1761 में, 1861 में, 1861 में, जिसको क्या कहा जाता है? काउंसिल एक्ट 1861। काउंसिल एक्ट 1861। फिर इसके बाद बताइए। हाँ सही बता रहे हो, 1890, 1894 में पारित हुआ है। हाँ? सॉरी, आप लोगों के चक्कर में मैंने भी वही लिख दिया। इसके बाद हाँ, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दो अलग अलग व्यक्ति थे, मार्ले और लॉर्ड मिंटो। तो ये एक्चुअल में इन्होंने, इनसे पूछा गया था कि कानून में क्या परिवर्तन किया जाए, क्योंकि 1892 में था, अब पारित करना था। तो उनसे पूछा गया कि भैया क्या कानून में सुधार किया किया जाना चाहिए। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और सुझाव के आधार पर ये कानून पारित हुआ था। इसीलिए ये तो कानून था, लेकिन जो सुझाव जिसके आधार जिनके सुझाव के आधार पर ये कानून पारित हुआ था वो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो थे। इसलिए क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। हालांकि इनकी तरफ से सुधार कहा गया, रिफॉर्म, बट एक्चुअली में रिफॉर्म नहीं था, अपना हित था, वो अपना हित था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 इसको भी कुछ कहा जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। दो अलग अलग व्यक्ति, मॉन्टेगू जिसमें मैं लिख देता हूँ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड।
इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको सामान्य में डायरेक्ट लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, भारत सरकार अधिनियम 1937, भारत सरकार अधिनियम 1937, ठीक है। इसके बाद एक और अधिनियम पारित हुआ था और वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब स्वतंत्र किया गया भारत को? 1947। ये ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए पारित किया गया अंतिम कानून था और इसी कानून के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था, आजाद कर दिया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत के लिए पारित किया गया अंतिम कानून जो था वो क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। इसके बाद ब्रिटेन की सत्ता यहाँ से समाप्त हो जाती। यही कानून था जिसके माध्यम से भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया गया कि भैया अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप काम कर लीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, मींस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विशेष रूप से हमने देखा ब्रिटिश रूल जो यहाँ पर था। ब्रिटिश रूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ब्रिटिश रूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था आपका कंपनी का शासन। कंपनी जो यहाँ पर शासन करती है वो 1773 से लेकर के कब तक शासन करती है? 1858 तक, 1773 टू 1858। और इसके बाद जो है ताज का शासन, क्राउन्स रूल, CROWN लिखा हुआ है, क्राउन्स रूल यानी कि ताज का शासन। यहाँ पर ब्रिटेन की सरकार ही शासन करती है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से करती है, कंपनी के माध्यम से शासन करती है और यहाँ पर प्रत्यक्ष तरीके से यानी कि खुद ब्रिटेन की सरकार शासन करती है यहाँ पर प्रत्यक्ष तरीके से। तो जब कंपनी शासन करती है तो कंपनी किस तरह से शासन संचालित करेगी, किस तरह से वहां पर मींस व्यवस्था होगी, उसके लिए ब्रिटेन की सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी। इन द सेम वे जब यहाँ पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार शासन करती थी तब भी कानूनों के अनुसार शासन चलता था, लेकिन वो कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही बनाती थी। और ये ताज का शासन जो है 1858 से 1857 की क्रांति के बाद स्टार्ट होता है और 1858 से लेकर के कब तक? 1947, 1947। अभी जितने भी अधिनियम लिखे हैं ना, इनमें क्या क्या था ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगेन अभी नहीं, कब? जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, ठीक है, शब्दों से वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई आप लोगों के मन में प्रश्न हो तो बता दीजिए। इतिहास का प्रश्न छोड़ करके, इतिहास का मतलब कोर इतिहास, नॉर्मल वे में तो आप पूछ सकते हैं। कोई मन में सवाल हो? नहीं? चलिए ठीक है। अब इसके बाद यहां पर समझिएगा, ये जो हमने चीजें यहां पर लिखी थी, हमने विकास लिखा था, संविधान का विकास, और संविधान के विकास को हमने दो पार्ट में विशेषकर इवोल्यूशन को डिस्कस किया, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। हालांकि दोनों में पी आई है, पर प्री इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। अभी जो पी आई है, प्री इंडिपेंडेंस, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्या? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने पढ़ लिया कि इतिहास में हमारी शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती है। इतिहास विशेषकर हमारे लिए क्या? 1947 के पहले का। अब तो इसके बाद हमारा शासन काल है, हालांकि वो बीत गया। इतिहास का मतलब क्या? जो बीत गया, जिसका हास हो गया, तो है तो वो भी, क्योंकि 1924 चल रहा है, बट बेसिकली अब जो है, अब हमारे संविधान के अनुसार, हाँ अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, आप लोग समझदार हैं, भावनाओं को समझिए।
लेकिन इसमें ये आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है सोशल नेटवर्किंग साइट, वो इतनी तेज है। देखिए शिवराध्या आईएएस एकेडमी के टीचर कैसे गलत पढ़ाते हैं। ये भी होता है, तुरंत उस छोटी सी क्लिप 20 सेकंड की और वायरल हो जाएगी, आगे पीछे का कुछ नहीं देखेंगे, वो 20 सेकंड की क्लिप से जज करने शुरू कर देंगे। हम और आप सब वही करते हैं। जितने भी कोचिंग वाले हैं, आप लोग जो क्लिप देखते हैं वो 20 सेकंड की क्लिप से लगता है बहुत बढ़िया, सारी चीजें एकदम बिल्कुल सब कुछ होगा, लेकिन यथार्थ कुछ और होता है, अंदर की गहराई कुछ और होती है। पर सब जगह है, आप 20 सेकंड से जो मोटिवेशनल ये टॉपर्स की 20 सेकंड के वीडियो 30 सेकंड के वीडियो होते हैं, उससे अपने आप को जज कर लेते हैं, भाई ये रणनीति है जो काम आएगी। आगे पीछे का कुछ नहीं देखते हैं कि कैसे वो बोल रहा है, उसके पीछे कहीं कुछ और हाथ तो नहीं है, बुलवाया तो नहीं जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है जो हमें समझना होगा इस फील्ड में। आप लोग भी वही करोगे तो ठीक है, हैं? देखिए हो जाए, पर एक चीज समझिए, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको सच बोलिए। इससे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं पैसा तो जीवन में हमेशा आ जाएगा, हर तरह से आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि आपके एक झूठ से कितने विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, किसने माँ बाप के खून पसीने की कमाई जा रही है, हो रहा है कि नहीं? तो इस चीज को भी समझिए कि वो ये जो मैं कह रहा हूं इसका प्रभाव गरीब से गरीब व्यक्ति पर भी पड़ेगा। इतनी तो नैतिकता कम से कम होनी चाहिए। और पैसे कमाना ये तो कम से कम गरीब के पैसे से तो मत कमाइए, कमाना ये तो फिर आप ऐसे लोगों को पकड़िए जिनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको पकड़िए। तो इतना कम से कम उम्मीद करते हैं, हालांकि करता कोई नहीं है, ये यथार्थ है। 99% लोग को कर देते हैं, 1% ही है जो है। हमारे संस्था का विद्यार्थी था देवांश, अभी आया हुआ था। देवांश, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये जो जिस डेट को रिजल्ट आया था उस डेट को वो पहले से आके बैठ गया था। इसकी मुझे, मैं यहाँ का हूं तो मैं यहीं का रहूं, मीन्स मैं कोर आईएएस एकेडमी का हूं तो मैं पहले से आकर के बैठा। हालांकि सबको उम्मीद भी थी कि ये उम्मीद थोड़ी रैंक ज्यादा की थी, उसके एसए में नंबर कम आ गए और एसए में नंबर कम होने की वजह से उसकी रैंक थोड़ी सी पीछे हो गई, 333 पहुंच गया था। भाई टॉप 100 का उम्मीद था सबको कि टॉप 100 में, तो वो एकेडमी में ही बैठा हुआ था। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, वो इंतजार करते हैं अभी मैं नहीं जाऊंगा रिजल्ट आने। तो मान लो गलती से टॉप हो गया, तब तो फिर मैं क्या करूंगा, निगोशिएशंस जिसे कहा जाता है, सौदेबाजी, भैया इतने में तो मैं नहीं मानने वाला। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। उसका कोर आईएएस की यूट्यूब में वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसी मुश्किल मतलब रिजल्ट आया उसके उसी समय लगभग 60 स्टूडेंट आ गए थे, अपने से किसी को भी फोन नहीं किया गया, किसी को बुलाया नहीं गया, वहीं थे मुखर्जी नगर में दौड़े दौड़े आ गए। लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे, बहुत कम, बिरले आपको मिलते हैं। तो ये संविधान सभा अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आप कहां पर डिस्कस करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस कर लिया, अब विशेषकर हम ये प्रमुख रूप से पहलू है जिसको हमें डिस्कस करना है। अब यहां पर एक थोड़ा सा मैं और बैकग्राउंड में चलूंगा, इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटेंगे, आधुनिक भारत में ही आएंगे। आप सभी को पता है मैंने 1857 की क्रांति पढ़ी, 1947 के पहले थोड़ा सा मैं, या 1950 के पहले में, 1950 के पूर्व की स्थिति। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग क्या डालेंगे, संविधान सभा, यह संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मींस बिफोर इंडिपेंडेंस की यदि हम बात करें 1950 के पूर्व या 1947 के पूर्व भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। हाँ
क्या हुआ? थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। 1857 में क्रांति हुई और 1857 की क्रांति से एक चीज तो हुई कि जो इनडायरेक्ट रूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डायरेक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया। जो अप्रत्यक्ष शासन था वो प्रत्यक्ष। लेकिन इससे तो एक बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ, लेकिन एक चीज और हुई, और एक चीज ये हुई कि भारत के लोगों में, ये दर्शाता 1857 की क्रांति कि भारत के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। कौन सा अवेयरनेस? कि भैया ये विदेशी शासन है और विदेशी शासन कभी भी हमारे हित में नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे 1% 2% 3% लोगों में ये चीज पनपने लग गई थी और 1885 तक आते आते 1885 में, हालांकि आप लोगों ने 1885 में जो घटना हुई, क्या हुआ था? हाँ, आईएनसी का आईएनसी का गठन क्यों हुआ? इसकी कई थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है? थंडरबोल्ट थ्योरी वगैरह, तड़ित सिद्धांत वगैरह नहीं पढ़ा? ऐसे मत बोलो यार, हैं? पढ़े होंगे कुछ आप लोगों ने। अलग अलग थ्योरी दी गई कि भाई अंग्रेजों ने, क्योंकि एवो ह्यूम का इसमें रोल था, तो और डफरिन साहब थे उस समय, तो ये था कि भाई इन्होंने अपने हित में किया। अलग अलग मत हैं उसके, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये है कि 18 जो सर्वमान्य मत माना जाता है, 1885 में जो घटना हुई, और घटना क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। जो आज आप कांग्रेस पार्टी देखते हैं, इसका उद्भव, पर आप मुझे बताइए ये वही कांग्रेस है जो अभी है, जो उस समय थी? नहीं। क्यों नहीं है वो मैं पढ़ाऊंगा, वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? वो मैं पढ़ाऊंगा, घटनाक्रम सारी चीजें बताऊंगा। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, ये किस लिए हुआ था? एक राजनीतिक मंच के रूप में, प्लेटफॉर्म, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म कौन सा? प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि एक जागरूकता लोगों में, लोग एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और ये संदेश हर जगह भारत के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। विशेष रूप से इसलिए नहीं कि हम अंग्रेजों की सत्ता को यहां से भगाएंगे, इस शुरुआत में ऐसा कोई उद्देश्य कांग्रेस का नहीं, सिर्फ यह था पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक चेतना को जागृत करना। एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तिथि किसी को पता है? बिल्कुल सही। ये आपको यूपीएससी में 99.999 चांस हैं कि ये कभी नहीं पूछेगा कि इस तिथि को एग्जैक्ट 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का गठन हो, कभी नहीं पूछेगा। हाँ, यूपीपीसीएस में जितने चांस यूपीएससी में ये है कि नहीं पूछेगा, उतने ही चांस यूपीपीएससी में चांस है कि वो पूछेगा। ठीक है, ये अंतर है यूपीएससी और यूपीपीएससी में। मींस फैक्ट यूपीपीएससी में, आप लास्ट ईयर के पेपर भी उठा के देख लीजिए तो आपको फैक्ट्स खूब मिलेंगे, खूब ढेर सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको उसमें पेपर में। मींस पूछता है कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ 1885 में, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में, एक राजनीतिक मंच के रूप में। लेकिन शुरुआत में इनके जो स्वर थे, इनके जो ओपिनियन था, विचार था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। 1885 के बाद, अब मैं क्योंकि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। 1895 में एक और घटनाक्रम, 1895 में कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य थे और हमारे या कह सकते हैं भारतीय
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े मसीहा बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु उसी तिथि को हुई थी जिस तिथि को मेरा जन्म हुआ था। मुझे इतिहास में नहीं याद रहती चीजें, लेकिन उनका इसलिए याद है कि मृत्यु कब हुई, क्योंकि जन्म मेरा उस तिथि को हुआ था। तिथि का मतलब ये नहीं कि 1920 में मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मुझे याद है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज प्रस्तुत किया था भारत के लोगों के समक्ष, और उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है? स्वराज बिल। स्वराज बिल। स्वराज, स्वराज, स्वराज का मतलब जानते होंगे? जानते हैं पक्का? क्या होता है? अपना सेल्फ रूल, यही है ना। हालांकि अभी इतना ही जानिए, जब हम एथिक्स पढ़ेंगे तो हम और भी कुछ मतलब समझेंगे। गांधी जी के अनुसार ये मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं, गांधी जी अलग मतलब निकालते हैं इसका, एथिक्स में ऊपर। स्वराज बिल, इन्होंने जो स्वराज बिल प्रस्तुत किया, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, यानी कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, दस्तावेज प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि हमारे देश का शासन ये जो दस्तावेज में लिखे गए बिंदु हैं इसके अनुसार होना चाहिए, एक आइडियल फॉर्म में, आदर्श स्वरूप में, कि ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया। और उसी को, स्वराज बिल को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, 1895। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे थे जो अल्टीमेटली, देखिए, आपकी जो सफलता होगी, वो सफलता, जब आप सफल होंगे तो आप मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2024 का भी एग्जाम होगा, 2025 में एग्जाम होगा, आप इससे बहुत से स्टूडेंट्स देंगे पेपर। तो जब देंगे पेपर, तो देने के बाद जब आप सफल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि लास्ट 1 ईयर की मेहनत है सिर्फ ये। तो बचपन से लेकर के अभी तक की, हाँ, ज्यादा हो सकती है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन उसके पीछे, यानी कि बचपन से लेकर के अब तक आपके दिमाग का विकास सिर्फ अभी हुआ, धीरे धीरे हुआ ना। मीन्स अभी ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई का योगदान होगा। बचपन से जो चीजें अभी तक सीखी हैं आपने, उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो अप्रत्यक्ष रूप में जाएगा। तो योगदान इनका भी था, जो चीजें, गतिविधियां, जो एक्टिविटीज पीछे हो रही थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मीन्स इवोल्यूशन, मनुष्य का विकास जो है धीरे 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 होता है, वैसे ही हमारे संविधान का विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। डायरेक्टली संविधान के विकास में इसका योगदान नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इसका विकास है। तो एक प्रस्तुत किया कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमारे यहाँ का शासन होना चाहिए। ये हालांकि इन्होंने सिर्फ प्रस्तुत किया, बाकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट तो वो अपने अनुसार उसको करना था जो भी करना था। इसके बाद अब यहां से लेकर के अभी तक जो मैंने आपको कहा कि इस कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य ये नहीं था कि ब्रिटेन की सरकार का विरोध किया जाए और सेल्फ रूल या स्वतंत्रता उनसे मांगी जाए, लेकिन धीरे धीरे घटनाक्रम कुछ ऐसे होते जा रहे थे कि 1920-30 तक आते आते हम उनसे स्वतंत्रता की मांग पूरी तरह से करने लग गए, और ये आभास भी हमें होने लग गया था कि आज नहीं तो कल ये यहां से जाएंगे और हमारा शासन होगा। लेकिन सवाल ये है, और 1929 में भी आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी जिन लोगों ने, तो एक सेशन पढ़ा होगा, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में एक उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, प्रपोजल पास किया था कि उस पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट करने का। पढ़ा था, पढ़ा होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये महसूस होने लग गया था कि हम स्वतंत्र तो होंगे,
लेकिन अभी अंग्रेजों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भारतीयों को ये लगने लग गया था कि भैया यदि हम स्वतंत्र हो भी जाएंगे, मान लीजिए स्वतंत्र आज ही अंग्रेज हमें कर देते हैं, तो शासन कौन चलाएगा? अभी तो ये चला रहे हैं, अभी इनके कानून हैं, तो क्या अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही शासन चलेगा? और यदि ऐसा होगा तो फिर हम स्वतंत्रता किस बात की? फिर तो गुलामी ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एहसास होने लग गया था कि हम स्वतंत्र तो होंगे, आज नहीं तो कल, 10 साल 20 साल बाद स्वतंत्र होंगे, पर स्वतंत्र हो भी जाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हमें अपने कानून तो चाहिए होगा। इसका मतलब कि अभी तो हम ब्रिटेन के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, हमें अपना संविधान, अपने संविधान की जरूरत होगी, अपने संविधान की। और वो संविधान किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? भारत के अपने द्वारा, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा। लेकिन एक और चीज थी कि भारत की आज 140 करोड़ की आबादी, उस समय भी 30 से 40 करोड़ की आबादी रही होगी। उस समय भी हम साबित करेंगे कि कैसे 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ की आबादी रही होगी। अब 30 से 40 करोड़ की आबादी भी एक साथ कहीं नहीं बैठ सकती। यूपी की अकेली पॉपुलेशन, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, आजमगढ़ के लोग भी इकट्ठा नहीं बैठ पाए। तो ऐसे में यह संभव नहीं था कि पूरे देश की जनसंख्या एक साथ बैठ करके संविधान का निर्माण करे। तो यह कहा गया, एक विचार आया कि भैया संविधान भारत के सभी लोग मिल करके यदि नहीं एक साथ कर सकते हैं, तो लोग अपने प्रतिनिधि तो बना सकते हैं कि भैया हम नहीं तो आप हमारी तरफ से जाइए, जैसे आज होता है। आज यही होता है ना, आप धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव के बीच में लड़ाई है मेरे ख्याल से आजमगढ़ में, इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। हालांकि और भी कैंडिडेट हैं, पर पॉसिबिलिटी मुझे इन्हीं की लग रही है, ऐसा ही है ना? और कोई है कि जीतने वाला चांसेस? देखिए, अन्यथा यदि कोई समर्थक तीसरे का हो तो मुझे माफ करना, जहां तक मैं यहाँ की थोड़ी सी राजनीति समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है इन दोनों में से ही टक्कर की लड़ाई है, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में टक्कर की लड़ाई। तो इसका मतलब क्या कि आजमगढ़ की जनता अपने एक प्रतिनिधि इलेक्ट कर रही है। तो ऐसा उस समय भी लगा कि ऐसा कर सकते हैं, और वो प्रतिनिधि आज पूरे देश से कितने हो रहे हैं? 543। तो ये 543 तो एक साथ बैठ सकते हैं। तो ऐसा उस समय भी सोचा गया कि ऐसी एक प्रतिनिधि सभा का, भारत के लोगों की प्रतिनिधि सभा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एक क्रिएट की जाए, और वो जो संविधान बनाएगी, यही कहा जाएगा कि भारत का संविधान जनता ने बनाया है, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसका विचार आया और उस प्रतिनिधि सभा को नाम दिया गया संविधान सभा, यानी कि भारत के लोग अपनी एक प्रतिनिधि सभा नियुक्त या चुनेंगे, निर्वाचित करेंगे, और वो प्रतिनिधि सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी, और उसी प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया। लेकिन ये होगा ऐसे, इसका पहली बार विचार 1934 में ही आया, 1934 में 1934 में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे, मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जिनका नाम था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। He has given the idea, ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। He has given the idea to demand for the Constituent Assembly of India. इन्होंने भारत के संविधान सभा के गठन की मांग का विचार रखा कि हमें जो है, अंग्रेज, उसके उस समय शासन किसका था? अंग्रेजों का। तो ये कहा गया, इन्होंने कहा कि भैया, कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहा कि हमें जो है अंग्रेजों से संविधान सभा के गठन की मांग करनी चाहिए। He has given the idea for the formation of to demand for the formation of the Constituent Assembly of India. M.N. रॉय ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को सजेस्ट किया कि हमें जो है संविधान सभा के गठन की मांग करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से ये मांग नहीं, इन्होंने इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर यह विचार दिया कि ऐसा करना चाहिए।
अब ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करता था कि कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन 1935 में 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की ये औपचारिक मांग हो गई। फॉर्मल डिमांड ऑफ द कांग्रेस। ऑफ द कांग्रेस। अब हम इतना कांग्रेस को महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उस समय के लिए। दूसरा, कांग्रेस का की जो बात थी, अंग्रेज यही मानते थे कि ये भारत की बात। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो छोटे छोटे दल थे वो एक प्रकार से ना के बराबर थे। जैसे अभी भी बहुत से दल हैं जो कभी नहीं जीतते, बस उछलते रहते हैं। वैसे तो इसका मतलब ये, आज यदि कोई भी बात हो, यदि भारतीय जनता पार्टी कोई बात करे उसको महत्व दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और भारत की नहीं दुनिया की सबसे। उसका कारण भी है, उसका कारण यह है कि भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में ही रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में ही रहती है और भारत में सबसे ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल। लेकिन उस समय के लिए भारतीय जनता पार्टी आई ही कब? भारतीय जनता पार्टी का उद्भव कब हुआ? हाँ, अभी 50 साल भी नहीं हुए इस पॉलिटिकल पार्टी को। 1980 में इसका गठन हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। हालांकि इसके पहले जो है कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे कनेक्ट करके इनको देखा जाता है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वगैरह का आप नाम सुनते होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप लोग नाम सुनते होंगे। उनसे कनेक्ट, आप बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, अभी नए वाले में तो मैं नहीं गया, पुराने वाले में गया था जो 11 अशोका रोड में था। तो उसमें एक्चुअल में अब तो शायद मैं कह रहा हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी जी की और अध्यक्ष जो उनके जेपी नड्डा और अमित शाह की फोटो लगी होगी। पर उस समय जब मैं गया था, जब उनका, अब तो बहुत भव्य बड़ी बिल्डिंग बन गई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, उस समय सरकारी क्वार्टर में ही उनका मुख्यालय हुआ करता था और उनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई। अब मुझे अभी भी लगी होगी उनकी भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर शायद मुझे लग रहा कि अब शायद नरेंद्र मोदी जी की भी लग गई होगी। ठीक है, हाँ, ज्यादा इसलिए नहीं बोलता कि आप लोग ही मुझे मारने लग जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मतलब क्या बोलूं, राजनीतिक वो क्रिएट हो गया है कि लोग बिल्कुल भड़क जाते हैं, विचारों का सम्मान करते ही नहीं है कि भाई ठीक है हमारे विचार अपने हैं, लेकिन उसके भी अपने विचार हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि जो हमारे विचार है वो उसके भी विचार। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर इस चीज को नहीं, तुरंत भड़क जाते हैं। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और वैसे भी यूपीएससी की फिटनेस की जरूरत भी नहीं। तो 1900 उस समय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी और उसकी जो बात होती थी ब्रिटेन की सरकार उसको महत्व देती थी। ये मानती थी कि भारत के लोगों की इच्छा है, भारत के लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1935 में कांग्रेस पार्टी की डिमांड बनी। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे अंगद का पैर आप लोगों ने सुना है, देखा भी होगा, टीवी में सीरियल आता था पहले। अंगद का पैर में क्या था कि अंगद ने पैर रख दिया और पूरी लंका की जो जनता, मतलब वहां पे जो थे, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे टच भी कर रहे हैं, जबकि वो पूरी ताकत लगा देते थे। वैसा ही हमारी मांग और अंग्रेजों की स्वीकार्यता थी। मतलब हम मांग कर रहे थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनका कहना यह था कि भाई ये संविधान कब है, संविधान किसके लिए, जब आप स्वतंत्र होंगे। भाई स्वतंत्रता के पश्चात, लेकिन स्वतंत्रता की बात हमने कब की? भाई संविधान सभा के गठन की मांग आप कर रहे हैं, यू आर डिमांडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ये कब है? जब हम इंडिपेंडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे।
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान चाहिए ना, लेकिन स्वतंत्रता की बात हमने कब की? जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तब तो संविधान की बात करेंगे, और तब तो संविधान सभा की बात करेंगे। तो ये आप तो एक मुंगेरी लाल के सपने आप देख रहे हैं, ऐसा तो हम कुछ करने वाले नहीं। लेकिन ऊंट भी कभी पहाड़ के नीचे आता है। आज वही देश है जिसने 200 वर्षों तक हमें गुलाम बना करके रखा, और आज हमारे ही देश का प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, उस देश में हमारे ही देश का एक व्यक्ति पूरे देश को गुलाम बना करके रखा है। ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे जो इंफोसिस के चेयरमैन कौन, नारायण मूर्ति, और उनकी पत्नी अभी सांसद भी बनी है हमारे देश के, उनके दामाद बेटी के पति हैं ऋषि सुनाक, उस देश के प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंट भी कभी, सबका समय आता है। एक समय था कांग्रेस का, आज भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन क्या जीवन भर रहेगा? लोकतंत्र है, पॉसिबल ही नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है हमारे जीते जीते तक यही रहे, हो सकता है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। हो सकता है 1885 में कांग्रेस थी, अब जाकर के इतना डाउन हुई है, अभी जाकर के इतना डाउन हुई ना। तो जब 150 साल हुए रह सकते हैं, तो ये भी 150 साल रह सकते हैं। लेकिन पतन तो मुगल एम्पायर का भी हुआ है, पतन तो दिल्ली सल्तनत का भी हुआ है, पतन तो मौर्य साम्राज्य का भी हुआ है, पतन तो गुप्त साम्राज्य का भी हुआ है, पतन तो सबका हुआ है, और हमारा भी होगा। व्यक्ति के रूप में हमारा भी पतन होगा, डिक्लाइन हम भी कभी ना कभी जाएंगे ही, टाटा बाय बाय करेंगे ही, ठीक है। तो मिस पतन तो होगा। तो ऊंट भी कभी पहाड़ के नीचे आता है, और वो समय आया। आप लोगों ने विश्व युद्ध सुने होंगे, कितने विश्व युद्ध हुए? 2। एक पहला विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, 1939 टू 45। अब विश्व युद्ध का प्रमुख रूप से मतलब क्या है? विश्व युद्ध का मतलब यह है कि कुछ बड़े देश मिल करके, और अन्य दूसरे तरफ कुछ और भी बड़े देश और मिल करके लड़ाई कर रहे हैं, और दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं इधर से उधर है, या तो इनके पक्ष में है या तो उनके पक्ष में। हो सकता है कुछ देश ऐसे भी हो जो बाहर से खड़े होकर के मजे ले रहे हैं, होता है ना ऐसे। ये अभी गर्मियों के सीजन में मैंने बैलों की लड़ाई में देखा है, 2 बैल लड़ रहे होते हैं, तीसरा मजा ले रहा होता है। वो तब तक नहीं जाता है जब तक कोई एक हारने वाला नहीं होता, और जैसे ही हारने वाला होता है वो भी जाके लड़ा देता है। मैंने नॉर्मली ये देखा है। तो वो 2 ध्रुव है प्रमुख रूप से, एक ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा, एक साइड ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस, और दूसरे साइड इटली, जर्मनी और जापान, ये प्रमुख रूप से। इसके अलावा छोटे छोटे अन्य देश, और हम इन दोनों में से किसी भी तरफ नहीं। वही वाला, ठीक है। लेकिन अब देखिए, समझिएगा इस बात को कि ब्रिटेन कितना सा देश है? 35 सा देश है। मैं हमेशा इतना ही बोलता हूं। आप लोगों ने देखा है ना मैप में, एटलस यदि आप देखेंगे तो भारत और अमेरिका और रूस और चाइना में लिखा हुआ प्रॉपर, चाइना, इंडिया, अमेरिका, और जहां ब्रिटेन होगा वहां पर पॉइंट नंबर 1 या 2 लिखा होगा, और नीचे लिखा होगा कि यहाँ पर ब्रिटेन है। 1 का मतलब ब्रिटेन, उसका मतलब इतनी भी जगह नहीं कि ब्रिटेन लिख सके, इतनी भी जगह नहीं, तो नीचे लिखना पड़ता है, भैया नंबरिंग कर दी हमने, नीचे देख लेना इसका मतलब क्या है। और ब्रिटेन, यदि जितने में ब्रिटेन लिखने में उतने में पूरा यूरोप आ जाएगा, और यूरोप में 50 देश, 50 देश हैं यूरोप, तो मतलब 35 देश, इतना सा देश है। अब वो देश युद्ध में कूद गया बिना सोचे समझे, औकात का पता नहीं, उसे लगा हम युद्ध जीत लेंगे। तो जब युद्ध में कूद तो गया, तब उसे पता चला भैया हमको तैरना नहीं आता, कोई तैराने वाला चाहिए। मिस, इसका मतलब यह है कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या नहीं है, इतने सोल्जर्स क्रिएट नहीं किए जा सके जो युद्ध को लड़ सके। तो उसे एहसास हुआ कि भैया भारत भी एक ऐसा साम्राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सोल्जर हो सकते हैं, जहां पर जनसंख्या बहुत अत्यधिक है।
तो यदि भारत के लोग हमारा साथ दें तो हम युद्ध जीत सकते हैं। तो फड़फड़ाए से भारत के पास आए कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस ने, आप कौन भाई, हम आपको जानते ही। उन्होंने कहा कि भाई आप यदि हम साथ नहीं देंगे तो युद्ध हार जाएंगे। तो भैया उन्होंने कहा कि ये एक तरफा नहीं हो सकता है, हम तो आपके गुलाम हैं साहब, हम कैसे आपका समाज वो दे सकते हैं साथ, आप तो मालिक हैं, हम तो गुलाम हैं, हमारी औकात ही क्या है आपके सामने। तो यदि आपको हमारी औकात, आपको लगता है कि हम आपका सहयोग कर सकते हैं, तो आपको हमें सम्मान देना होगा। और ये मांग एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, कुछ आप झुको कुछ हम झुकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें हमसे समर्थन चाहिए, तो आपको भी हमें संविधान सभा के गठन का अधिकार देना होगा। यदि आप झुकेंगे तो हम भी झुकने को तैयार, हम आपका समर्थन देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो 1940 में, 1939 में आपको बताया, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो एक्चुअल में ब्रिटेन की सरकार को समर्थन चाहिए था कि भारत के लोग सहयोग करें। तो भारत के लोगों ने कहा कि भैया ये संभव नहीं है। एक तो जब युद्ध में कूदे थे तो हमसे पूछा था आपने, तब तो आपने पूछा नहीं, तब तो आपको लगा कि हम मालिक हैं। और दूसरा, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप डिमांड कर रहे हैं, तो हम ठीक है वो उसको भी स्वीकार करेंगे, लोग आपका साथ देंगे, लेकिन कब है, जब आप हमारी भी मांग को स्वीकार करेंगे। तो पहली बार 1984 में ऊंट पहाड़ के नीचे आया और ब्रिटेन की सरकार पहली बार झुकी। और 1940 में एक प्रस्ताव आया, 8 अगस्त 1940 को एक प्रपोजल आया ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। और ब्रिटेन की सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटेन के गवर्नमेंट के, उस समय यहाँ के जो वायसराय थे, यहाँ पर जो हेड थे ब्रिटेन की सरकार के भारत में, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने भारत के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव या प्रोपोजल, अगस्त प्रोपोजल, भारत के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इस प्रस्ताव में था क्या, इस प्रस्ताव के माध्यम से इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार की। इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस या अप्रूवल for the Constituent Assembly। अब सैद्धांतिक रूप का मतलब क्या है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक्सेप्टेंस, सैद्धांतिक रूप से मतलब यह है कि हम आपकी मांग को स्वीकार मानते हैं कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा का गठन का अधिकार दें, लेकिन इसके लिए हम कोई कानून पारित नहीं करें। ठीक है, आपकी मांग जायज है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इसके लिए अभी हम कोई कानून पारित नहीं करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, आपका समर्थन। भाई अभी आप सपोर्ट कीजिए, युद्ध चल रहा है, लेकिन यदि
युद्ध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपको संविधान सभा के गठन का अधिकार, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, अभी आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपको संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का राइट आपको प्रोवाइड करेंगे, संविधान सभा गठित हो जाएगी। ये बात इसी को कहा जाता है सैद्धांतिक रूप से स्वीकारता, कि मतलब एक्चुअल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस बात को उन्होंने माना। लेकिन कब यह अधिकार देना था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के लोग भी बड़े समझदार, उन्होंने सोचा कल किसने देखा, आज तो कह रहे हैं ये, कल क्या पता बदल जाएं। जब इनको जरूरत है तब तो झुक रहे हैं, लेकिन मान लो जो ये जीत गए तब तो ये और हवा में चढ़ जाएंगे। तो ये तो हो सकता है कि भविष्य में ये अस्वीकार कर दें कि भैया हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि भैया ये बात संभव नहीं। हालांकि कुछ दल हमारे यहां पर ऐसे थे, छोटे दल, और कुछ कांग्रेस के भी लोग ये चाहते थे अंदर कि अभी ठीक है हमें सपोर्ट कर देना चाहिए, कोई जरूरत, लेकिन पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में नहीं थी, और इसलिए इनको अभी भी जरूरत थी कि भारत समर्थन करे। और ये क्रम चलता रह गया। 1942 में एक बार पुनः ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा। 1942 में आप लोग यदि अभी तक यहां पर मैप नहीं लग पाया, मुझे भी क्लास में जब तक रहता हूं तो याद रहता, फिर मैं आगे भूल जाता हूं कि क्या बोला था मैंने क्लास में। आज आप लोगों में से कोई जाकर के आशीष जी को या रिहा मैडम को आप बोल दीजिएगा कि क्लास में मैप लगाना, ठीक है? मुझे याद रहेगा तो मैं तो बोल ही दूंगा, और ये बोल देना सर ने कहा है, ठीक है? ये बोल देना कि सर ने कहा, पर ऐसा नहीं कि सब इकट्ठा जाओ उनके पास, कोई भी बोल देना, वैसे मुझे याद रहेगा तो मैं बोल दूंगा। मैप जरूरी है, हालांकि ज्योग्राफी वाले सर आते ही पहले ही लगवा दिए, पर अभी भी जरूरी है। यदि आप विश्व मैप देखें, एटलस आप लोगों ने लिया, सबने ले लिया है? जिन्होंने लिया खोलिए। विश्व का पॉलिटिकल मैप देखिए आप, राजनीतिक मानचित्र, और यदि आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो यहां पर ब्रिटेन है, यहां पर इंडिया है, और यहां पर आपका जापान है। देखिए जिन्होंने खरीद लिया है, जिनके पास है, वो दूसरों के साथ ललचाएंगे नहीं, उनको भी थोड़ा सा दिखा देंगे, ठीक है? उनको अकेलापन महसूस मत होने दीजिएगा। यदि एक रो में 2-3 है तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, दूसरे भी देख लीजिए। आया किसी के पास? ठीक है, जिनके पास नहीं है वो मन में सोचे, ठीक है? यहां पर ब्रिटेन है, यहां पर इंडिया है, और यहां पर लगभग आपका जापान है, ठीक है? अब ये जो जापान है ये इधर से अटैक करता हुआ, और यहां पर आप देखिए म्यांमार है, म्यांमार है, और ये जो आपका पोर्शन है आज बांग्लादेश है। उस समय बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश तो 1971 की पैदाइश है, उसके पहले वो इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। हम वेस्ट बंगाल, हमारे यहाँ पर एक प्रदेश है, राज्य है वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट बंगाल है वो भी, इवन पाकिस्तान, पंजाब, वेस्ट पंजाब, ये आज भी पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस है, हमारे यहाँ तो है ही पंजाब, वहां भी पंजाब एक प्रोविंस है। वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो क्या था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटेन की सरकार वहां पर शासन करती थी। तो ये जापान अटैक करता हुआ म्यांमार तक पहुंच गया, और म्यांमार के बाद नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र होता, दिख रहा है आपको मैप में? म्यांमार के बाद भारत। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये बड़ी तेजी से जापान अटैक कर रहा था, और इसमें ब्रिटेन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जब यहां तक दहलीज पर, यानी कि जिसको दिल्ली बोलते हैं, कि बिल्कुल हमारी दहलीज पर आ गया, तब ब्रिटेन की सरकार को होश आया कि भैया ये जो सोने की चिड़िया है, हमारा सबसे बड़ा साम्राज्य अब हम खोने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट अटैक
और अब भी यदि भारत के लोग हमारा समर्थन नहीं देंगे तो हम अपना सबसे बड़ा एम्पायर खो देंगे। ये ब्रिटेन की सरकार को लगा, तो तुरंत उन्होंने भारत के लोगों को सांत्वना देने के लिए, आप कह सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम अभी भूले नहीं है जो हमने 1940 में कहा है। ब्रिटेन की सरकार ने वहां से एक टीम भेजी भारत, और उस टीम को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942। अच्छा, इस बीच एक और गतिविधि होने लग गई। जैसे कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में, 1885 में गठन हुआ, और तो गठन होने के पश्चात हर साल पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का एक अधिवेशन होता था, सत्र होता था, सेशन होता था। पूरे साल में एक बार तो होता ही था, किस भारत के किसी न किसी स्थान पर चर्चा करते थे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी भी हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो 19 ये कांग्रेस का था। 1906 में एक और पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ जिसे हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो जैसे कांग्रेस का हमने पढ़ा कि कांग्रेस की जो पहले मांग थी, ये नहीं थी कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, वो तो बाद में जाकर के बनी। जब मुस्लिम लीग का 1906 में गठन हुआ था, तब मुस्लिम लीग की भी डिमांड नहीं थी कि हमें अलग पाकिस्तान दिया जाए। उनकी मांग ये थी कि भैया हमें जो सरकार मींस निर्वाचन होते हैं और विधानमंडल बनता है, उसमें हमें रिजर्वेशन या जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट बोला जाता है, पृथक निर्वाचन मंडल, कि हमें अलग से हमारे इतने सदस्य फिक्स किए जाए कि इतने मुस्लिम के सदस्य रहेंगे ही रहेंगे। इसके लिए उनको पहली मांग थी। लेकिन 1940 में अच्छा, एक चीज आप समझिएगा कि मुस्लिम लीग जो थी और जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम नहीं थे। मुस्लिम कांग्रेस पार्टी में थे, और मुस्लिम लीग में भी मुस्लिम थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग में सिर्फ मुसलमान थे और कांग्रेस में सिर्फ हिंदू थे, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस में ज्यादा मुस्लिम। आज भी इंडिया में वहां से ज्यादा है पॉपुलेशन। तो हमारा देश तो सदाबहार देश है, हर पंथ हर संप्रदाय का सम्मान करने वाला देश है। तो 1940 तक आते आते 1940 तक आते आते 1940 में एक सत्र हुआ था मुस्लिम, उसका भी हर साल बैठक होती थी। एक सत्र, एक अधिवेशन बैठक हुई थी मुस्लिम लीग के लाहौर में। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा होता था, अब तो पाकिस्तान में है। तो 1940 में लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और उसमें मुस्लिम लीग ने ये अडॉप्ट किया कि भैया हमें अलग पाकिस्तान देश चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान देश ही चाहिए। अब भारत में भी अभी तक तो एक कम से कम कॉमन डिमांड थी कि भैया हमें स्वतंत्रता चाहिए। अब स्वतंत्रता के अंदर अलग स्वतंत्रता की बात होने लगी। अब देखिए फूट, और ये फूट ऐसा नहीं है कि वास्तव में अंग्रेज भी सब चाल चलते थे कि भाई इनकी एकता को तोड़ दो, और जब टूट जाएंगे तो ये हमारे आगे झुक जाएंगे। तो 1940 में लाहौर सेशन में ये मांग हुई कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो जब क्रिप्स मिशन आया यहां पर, तब तक 1900 राजनीतिक परिस्थितियां यहां की परिवर्तित हो चुकी। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन ने इस बात से वो तैयार हुआ कि संविधान सभा के गठन का अधिकार आपको मिलेगा। मींस ये होता है ना कई बार कि हमें लगता है कि अंग्रेज भूल गए, तो वो आए, ऐसा नहीं है, वो आए इस चीज का एहसास कराने कि हम भूले नहीं है, अभी युद्ध चल रहा है, हम वो करेंगे। और क्रिप्स मिशन ने को इसलिए भेजा गया था कि आप जाइए और वहां की स्थिति का पता लगाइए, क्या वास्तव में, क्योंकि जरूरत थी ब्रिटेन को, क्या वास्तव में अभी
दिया जा सकता है, यानी कि संविधान सभा के गठन का अधिकार भारत को। तो जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन, अब चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ पर चेंज हो गई, तो क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि भैया अलग पाकिस्तान नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरी बात कि संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अब इसमें मुस्लिम लीग को परेशानी हुई कि ये क्रिप्स मिशन ने कह दिया कि भैया दो देश नहीं बनेंगे, संविधान सभा जो गठित होगी उसके द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वो एक ही संविधान सभा गठित होगी, एक ही देश रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्रिप्स मिशन की डिमांड को। ना तो कांग्रेस उसकी बातों से सहमत थी और ना ही मुस्लिम लीग सहमत थी। इन प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध चलता रह गया और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने बॉम्बार्डिंग की, बॉम्ब गिराए, शहर के शहर तबाह हो गए सेकंड्स में। और जैसे ही 2 दिन ये बॉम्बार्डिंग हुई, जापान ने माथा टेक दिया कि भैया हम हार गए, अब युद्ध हम नहीं चाहते। और अल्टीमेटली द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो जब 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ऐसा हुआ तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। अब भारत को याद आया, बोलो बताओ कि क्या बोला था आपने। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये माना, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी हानि कि युद्ध किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है, तबाह कर देता है उस देश की अर्थव्यवस्था को। युद्ध बिना पैसे के लड़ा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो तबाह हो चुकी थी। तो इतने मजबूत, अब ब्रिटेन भले जीत गए पर इतने मजबूत नहीं थे, और पहले वादा भी किया था। तो उस वादे के अनुसार 24 मार्च 1946 को, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, द्वितीय विश्व क्रिप्स मिशन लिखा था ना, 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन की सरकार भारत में एक टीम भेजती है, और उस टीम में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, देखिए आप लोगों को जल्दी नहीं है, बाहर से ज्यादा जल्दी है, हालांकि वो आप लोगों के टेंशन के लिए ही होंगे, ऑटो वगैरह कुछ खड़ा होगा। हैं एबी अलेक्जेंडर, और एक और सदस्य लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस। लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, ये 3 मेंबर टीम भारत भेजी गई, और इस टीम को कहा गया क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और इस टीम को भेजने के पीछे क्या उद्देश्य था? ऑब्जेक्टिव ये था, ये टीम जाएगी, और चूंकि एक तो पहली बात तो ये कि भारत को संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि दिया भी जाए तो किसको? कांग्रेस को या मुस्लिम लीग? क्या मुस्लिम लीग की जो मांग है, डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान, शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, यानी कि क्या मुस्लिम लीग की जो अलग पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान की मांग, उसको स्वीकार किया जाए या ना स्वीकार किया जाए? और यदि स्वीकार किया जाता है तो किन शर्तों पर, अस्वीकार किया जाता है तो किन शर्तों पर, कैसे संविधान सभा का गठन होगा, कौन संविधान बनाएगा, इस सारी बात का पता लगाने के लिए ये 3 सदस्य भारत भेजे गए थे 24 मार्च 1946 को।
24 मार्च 1946 को ये भारत आए, भारत के लोगों से चर्चा की, और चर्चा जो की उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना है। कोई डाउट हो आप लोगों को तो बता दें। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब छोड़ेंगे, तो इसलिए छोड़ दिया जाए, चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा कल। आज के लिए इतना ही। कोई आप लोगों को चर्चा करनी है तो अभी कर सकते हैं। कोई भी चर्चा नहीं? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।